हेलो, जय हिंद बच्चों, इंकलाब जिंदाबाद। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 की साइंस शुरुआत करते हैं। आई होप आप सभी अपने घर में अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सभी लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जिस भी एग्जाम की, चाहे वो केवीएस का एग्जाम हो या DSSB का, या जो भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, या आप कोई क्लास में पढ़ रहे होंगे, आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा क्लास 6 का, जो एनसीईआरटी आपकी करा रहे हैं, भोजन के घटक। डेली आपके एक चैप्टर कंप्लीट कराएंगे, तो आपके जो 11 चैप्टर दिए गए हैं ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो वो आपके 11 डेज में आपके कंप्लीट करा देंगे। जो भी क्लास 15-20 मिनट के, आधे घंटे की होगी। इसमें जो भी आपके होमवर्क, क्रियाकलाप आपकी जो भी इस एनसीईआरटी में दी गई है, सारी हम कराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर आपका जैसे कि आधारित है भोजन के घटक। तो भोजन के घटक में आपके हम देखेंगे कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है हमारे बॉडीज को, जैसे कि विटामिन की होती है, और जितने भी मिनरल्स की आवश्यकता होती है विटामिन के, इसमें नाम जानेंगे। और देखेंगे प्रोटीन हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, पादपों से प्राप्त होती है, और जंतु प्रोटीन, जो भी हमको प्रोटीन प्राप्त होती है वो कौन कौन से भोजन के माध्यम से प्राप्त होती है, वो सब इसी चैप्टर में देखेंगे। और देखेंगे कि पादप का जो यानी पादप से जो हमको फैट प्राप्त होती है, वो कौन कौन सी चीजें हमको डेली यूजेस में कम खानी चाहिए, जिससे कि हमको यानी कि फैट की प्रॉब्लम ना हो। फैट ज्यादा खाने से क्या होता है, आप सभी को मालूम होगा कि फैट ज्यादा खाने से मोटापा की समस्या आपको देखने को मिलती है। जैसे कि आपकी पिज्जा में होती है, बहुत ज्यादा आपको फैट खाने को मिलता है। इसीलिए आज के समय में आप देख रहे हैं जितना भी नया यूथ है, बहुत ही हेल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो वो अंदर से इतना स्ट्रांग नहीं होता जितना आपको देखने को मिलता है। जैसे कि पालक में आपका दिया गया, पालक में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो आपका आयरन पाया जाता है। एक बार रिव्यू कर लेते हैं पूरी क्लास का, क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। संतुलित आहार क्या क्या खाना चाहिए, उन सबकी हम आज बात करेंगे क्लास में। और जो भी हमारे विटामिन हैं उनके केमिकल नेम्स की भी बात करेंगे, ये आपका इम्पोर्टेंट है। अभाव जन्य रोग, डिफिशियंसी क्या होती है और किन किन कारणों से होती है, इन पर भी चर्चा करेंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, इनके पेट में आपका क्या हो गया, इनके पेट में वसा की मात्रा ज्यादा हो गई, इसलिए ये मोटे भाई की तरह नजर आ रहे हैं आपको। इन सब की बात करेंगे आज की क्लास में, कौन कौन से विटामिन होते हैं और कौन कौन के विटामिन से कौन कौन सी कमी होती है। ये डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी बेस्ड जो भी क्वेश्चन होते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम में, वो सारे यहीं से पूछे जाते हैं। तो चलिए देर ना शुरू करते हुए और क्लास की शुरुआत करते हैं। और अगर आप लोगों को लिए पीडीएफ वगैरह ही चाहिए हो, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको इसकी पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे, जहां पर आप उसको दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं वहां पर। क्योंकि बार बार क्लास देखने से आपका टाइम बेकार होगा। इससे बेटर है कि आप लोग एक बार क्लास ले लीजिएगा और अपने नोट्स बना लीजिए और एक बार पीडीएफ पढ़ लीजिए, तो चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और काफी बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, सर एनसीईआरटी जो कंप्लीट करा दीजिए क्लास 6 की। बेटा टाइम जैसे ही मिलता हमको, आप लोगों की सारी एनसीईआरटी हम कवर करा देंगे। क्या होता है, थोड़ा टाइम का इशू रहता है, क्योंकि सीटेट का एग्जाम भी अभी तो नहीं है फिलहाल में, लेकिन बट जुलाई में जैसे आने वाला है, तो उसके लिए भी क्लासेस शुरू कर दी हैं। क्लास 3 की भी एनसीईआरटी मैंने पढ़ा रखी है, आप उसको चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए अब देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब देखते हैं पहला चैप्टर आपका भोजन के घटक। हम देखते हैं किस प्रकार से भोजन में हम लोग क्या क्या डेली यूजेस में चीजें खाते हैं। जैसे एक प्रकार के भोजन में हम लोग क्या क्या खाते हैं, जैसे डेली यूजेस में चपाती खाते हैं, दाल, बैगन का भरता हो सकता है। आपका भोजन में कुछ भी हो सकता है, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, अचार, ये सब चीजें हम लोग खाते हैं। जो दूसरों में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। यानी कि हर एक व्यक्ति का भोजन अलग अलग हो सकता है, कोई शाकाहारी हो सकता है, कोई मांसाहारी हो सकता है। अब यहाँ पर आपके लिए और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है पंजाब का जो फेवरेट भोजन है वो कौन सा है, यहाँ पर देख लेते हैं। पंजाब में मक्के की रोटी फेवरेट है। क्या पंजाब के लोग ज्यादा क्या खाते हैं, तो फेवरेट भोजन वहाँ का कैसे होता है, यहाँ के लोग जिस भोजन को ज्यादा पसंद करते हैं, वहां पर ज्यादा लोग लाइक करते हैं, तो वही वहां का फेवरेट भोजन हो जाता है। जैसे पंजाब में मक्की की रोटी खाई जाती है, राजमा, और साथ में यहाँ पर क्या खाते हैं, राजमा और चावल खाते हैं। सब्जियों में क्या खाते हैं, सरसों का साग।
पंजाब के लोग ज्यादा खाते हैं। अन्य व्यंजन में क्या क्या खाते हैं, जैसे दही और घी। ये हो गई आपकी बेसिक जानकारी, कहाँ के लिए, पंजाब के लिए। और आंध्र प्रदेश में क्या खाते हैं, आंध्र प्रदेश में चावल खाते हैं और अरहर की दाल तथा रसम या चारू। और सब्जियों में क्या खाते हैं, कुंदरू की सब्जी खाते हैं, कुंदरू की सब्जी खाते हैं। और मट्ठा, घी और अचार खाते हैं। आगे देखते हैं, आगे जैसे दिया गया है, इन कच्ची सामग्री से हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक कौन कौन से हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। जैसे हमारे भोजन में मुख्य रूप से भोजन में क्या खाते हैं, तो हम लोग खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा। इन कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है, तो हम लोग जो रोटियां खाते हैं, हम लोग रोटी या चावल खाते हैं, उसमें में सब सर्वाधिक मात्रा में आपका क्या होता है, तो सर्वाधिक मात्रा में उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। तो प्रोटीन का सर्वाधिक स्रोत आपको कहाँ से मिलता है, प्रोटीन का सर्वाधिक स्रोत आपको दाल से देखने को मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक दिन का जो डेली रूटीन होता है 24 आवर्स का, एक टाइम आपको दाल जरूर खानी चाहिए, 1 टाइम आपको दाल जरूर खानी चाहिए। जैसे बसा है, बसा यानी कि फैट आपको ऑयली और जो तेल वाली चीजें होती हैं उसमें आपको बसा फैट देखने को मिलती है। फिर आप होती है विटामिन आप कहाँ से लेते हैं वो सभी चर्चा करेंगे। जैसे और कि खनिज लवण, यानी कि जैसे खनिज लवण में आप क्या क्या देखेंगे, जैसे कि आप खनिज लवण में देखेंगे, क्या देखेंगे खनिज लवण में, जैसे कि आपको आयरन की मात्रा की कमी नहीं होनी चाहिए। आयरन आपको कहाँ से मिलेगा, तो आयरन आपको पालक खाने से मिलेगा। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में क्या क्या, रुक्षांश शब्द यहाँ पर जैसे हिंदी बहुत शुद्ध हिंदी दी गई, रुक्षांश को बेसिकली अगर आप देखेंगे तो रुक्षांश के लिए शब्द यूज किया गया है क्या, फाइबर युक्त भोजन, यानी कि रेशा युक्त खाना। तो फाइबर युक्त भोजन आप कौन सा फाइबर युक्त भोजन है, जिसमें कि आपके रेशे हों। जैसे कि आपका सलाद हो गया, सलाद में आपका खीरे का सलाद हो गया, या आप जो बेजर यानी कि इसको क्या ज्वार कहते हैं, तो ज्वार का आटा हो गया। इन सब में आपको फाइबर युक्त भोजन देखने को मिलता है। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फाइबर युक्त भोजन खाना खाने के पहले खाते हैं, तो बेसिक जानकारी है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर खाना खाने के पहले आप लोग फाइबर युक्त भोजन खाते हैं तो आपके लिए मोटापा नहीं होगा, फैटी लीवर के आप शिकार नहीं होंगे। यानी कि खाना खाने के आधे घंटे पहले आपको 250 से 200 ग्राम आपको क्या खाना है, फाइबर युक्त भोजन खाना है। इससे आपको कोई भी प्रकार की एनर्जी या कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, बट ये आपके शरीर के लिए बहुत हेल्दी होता है। आगे देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल हैं। यानी कि यहाँ पर यह बात कही गई है, जो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है, जो अन्य जो आपके प्रोटीन और वसा है, इनकी कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आपका सरल है। आयोडीन, कॉपर, सल्फर तथा कास्टिक सोडा विलयन की आवश्यकता होती है। यानी कि इन परीक्षणों को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो आपकी आयोडीन की और कॉपर सल्फेट की आवश्यकता पड़ती है और कास्टिक सोडा की आवश्यकता पड़ती है। अब देख लेते हैं कौन कौन से परीक्षण करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है मंड किसको कहते हैं, एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट के घटक होते हैं मंड। आपके कार्बोहाइड्रेट आपको विभिन्न पार्टों में आपका डिवाइड होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, सभी को मालूम है। और कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होते हैं, वो आपके होते हैं मंड और शर्करा। यहाँ पर नीचे आपका मेंशन कर रखा है, कहीं जगह पे देखते हैं, हाँ ये दिया है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाला जो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट है वो कौन कौन सा होता है, मंड होती है और शर्करा होती है। अब देखते हैं शर्करा के परीक्षण के लिए हमको किसकी, अब आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो आप कंपटीशन के एग्जाम देते हो उसमें आपको पूछा जा सकता है। यानी कि मंड यानी कि कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो आप बताएंगे आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, केवल यही पॉइंट आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। अब देखते हैं प्रोटीन के जो प्रोटीन का परीक्षण करेंगे उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे ये बालक है प्रोटीन का परीक्षण, तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए आपको कास्टिक सोडा की आवश्यकता पड़ती है और किसकी, कॉपर सल्फेट की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, CuSO4। और कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या है आपका, कास्टिक सोडा का फार्मूला हो जाएगा आपका NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH।
और कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं और इसके अन्य नाम क्या होता है, जैसे इसको दाहक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दाहक सोडा। आम बोलचाल की भाषा में इसको दाहक सोडा भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बहुत सस्ता मिल जाता है मार्केट में। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बहुत सस्ता मिल जाता है। इसका प्रयोग या दूधिया लोग होते हैं ये इसको उसमें प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है, दूध को ये लोग संरक्षण करने के लिए करते हैं। जैसे ही दूधिया होता है, जो लोग भैंस का पालन करते हैं उनके यहाँ से दूध ले जाते हैं, उसके बाद जब ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जाके शहरों में, तो ये समय से नहीं पहुंच पाते हैं। तो उसको दूध को संरक्षित रखने के लिए, यानी कि 4 से 6 घंटे संरक्षित रखने के लिए यहाँ पर NaOH की मात्रा इसमें मिलाते हैं, जिससे क्या होता है कि दूध की जो क्वालिटी होती है वो डाउन हो जाती है। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ से, यह तो थी बेसिक जानकारी। आपको याद यहाँ पे क्या रखना है, याद रखना है प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो आपकी कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट की। कॉपर सल्फेट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए CuSO4, जिसको अन्य नाम से जानते हैं क्यूप्रिक सल्फेट, यानी कि इसको नीला थोथा भी कहते हैं और इसको तूतिया भी कहते हैं। आप लोग शायद रिकॉल कर पा रहे होंगे, आपके क्लास में भी ये बताया गया होगा। जबकि कास्टिक सोडा NaOH, इसका अन्य नाम होता है दाहक सोडा, इसको कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं, बाकी सारणी दी गई है, इसको आप सारणी तब समझ पाएंगे जब हम पूरी क्लास को खत्म कर देंगे, तब आप समझ पाएंगे। दूध में प्रोटीन होता है, मूंगफली में आपका मूंगफली में वसा होती है, क्योंकि मूंगफली ऑयल होता है, जो ऑयल होगा तो यानी कि फैट होगा, फैट यानी कि वसा। उसके बाद में बिना पके चावल में क्या होता है, आपके प्रोटीन होती है या मंड भी होती है। ये सब आप बाद में समझ पाएंगे, पहले क्लास पूरी एक बार देख लेते हैं। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन में ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमको सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। बट ये ऊर्जा हमारी बहुत ज्यादा समय तक नहीं रुक पाती, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमें इंस्टेंट ऊर्जा मिल जाती है। इससे हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोगों को इंस्टेंट ऊर्जा मिल जाती है। इनको हम कार्बोहाइड्रेट को हम स्टोर नहीं रख पाते हैं बॉडी में। आप 2 दिन खाना या 24 घंटे खाना मत खाइए, तो आपको लगेगा जैसे मेरे पास ऊर्जा ही नहीं बची हो। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट की ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट देख लेते हैं, इसके स्रोत कौन कौन से हैं, ये हमको कहाँ कहाँ से मिलता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हम लोग देखते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट हमको मोटे अनाज से मिलता है, जैसे कि बाजरा से कार्बोहाइड्रेट हमको प्राप्त होता है, चावल से और गेहूं से हमको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, और शकरकंद से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और आलू से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। शकरकंद से आपके और वो फाइबर भी मिलता है, क्योंकि शकरकंद में आपके रेशे होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि जिससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं उससे फाइबर नहीं मिल सकते। यानी कौन सा सर्वाधिक मिलता है, यानी शकरकंद से आपको सर्वाधिक क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। गन्ना है, पपीता है, ये सब आपके कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हो जाएंगे। कहीं आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो आपको हम ये PDF ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे, वहां से देख लेना। मक्का है, आम है, तरबूज, ये सब आपके कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हो जाएंगे। आगे देखते हैं, और जैसे कि अब इसके बाद में दिया गया है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत आपने पढ़ लिए, और नीचे दिया गया ये आपका ए वाला सेक्शन मूंगफली, और ये आपका फैट के स्रोत। मूंगफली यानी कि मूंगफली में होगा ऑयल, जब ऑयल होगा जो जहां पर ऑयल की बात होगी यानी कि वहां पर फैट की बात होगी, फैट यानी कि वसा की बात होगी, तो ये आपके यहाँ से फैट। जबकि मूंगफली, तिल और गिरी, और ये क्या लिखा है आपका, सूरजमुखी का तेल आप लोग शायद देख पा रहे हो, सरसों का तेल, नारियल, जितने भी प्रकार के तेल होते हैं, सोयाबीन का तेल, इनसे सबको हमको क्या मिलती है, इनसे सबसे हमें मिलती है फैट। बट ये आते कहां से हैं? मूंगफली ये क्या है, एक प्रकार का पादप है। तिल क्या है, पादप है। सूरजमुखी का पौधा क्या है, एक प्रकार का पादप है। फिर सूरजमुखी के पौधे से क्या बनता है, बीज बनता है। बीज से हम लोग निकालते हैं तेल, फिर तेल को हम लोग यूज करते हैं, यानी कि उसको हम लोग फैट के रूप में यूज करते हैं, बसा के रूप में यूज करते हैं। यानी कि ये हम लोग इसको कह सकते हैं, क्या बेटा कह सकते हैं, ये पादप बसा है। कौन सी बसा है, तो आपकी पादप के रूप में बसा हम इसको ग्रहण करते हैं। अब देखते हैं जंतु के रूप में बसा हम लोग कहां से ग्रहण करते हैं। अब बात करते हैं जंतु के रूप में बसा। अब जैसे ये आपका दिया गया है, ये भी आपकी बसा है, यानी कि फैट है। ये आप कहां से ग्रहण करते हैं, जंतु, यानी जंतु से कैसे, यानी कि जानवर से। जंतु जगत समझ रहे हैं, यानी कि जानवर, जिसमें कि जीव, यानी कि जिसमें जिसमें जीवन हो। आप मोटा मोटा यहाँ समझिए, जैसे कि मछली है, मछली के लीवर में आपका क्या होता है, फैट होती है, इसको हम लोग खाते हैं, यहाँ से भी हम लोगों को फैट मिलती है। मांस में आपके भरपूर मात्रा में फैट होती है।
जैसे घी है, घी में आपको क्या मिलती है? फैट। घी कहाँ से प्राप्त होता है? घी हमारा जानवर यानी कि भैंस और गाय से प्राप्त होता है, यानी कि ये कैसी वसा हो जाएगी आपकी? जंतु जगत से प्राप्त वसा हो जाएगी। जैसे दूध, दूध कहाँ से मिलता है? भैंस से, यानी कि जंतु जगत की। मक्खन भैंस से, क्रीम भी आपकी भैंस से। अंडे कैसे मिलते हैं? अंडे आपके मुर्गी से, बतख का अंडा हो या मुर्गी का अंडा हो। तो आप ये सब फैट कहाँ से पा रहे हैं? तो आप पा रहे हैं जंतुओं से फैट। और यहाँ पर क्या दिया गया? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा हमको सभी से मिलती है, बट किसी से थोड़ी स्टिल कम ऊर्जा मिलती है तो किसी से ज्यादा ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा देते हैं। वसा भी हमारे शरीर में क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। जब क्या होता है बेटा, जैसे हमने आज खाना सुबह खाया, किसी कारण बस हम दोपहर में इतना पढ़ाई में बिजी हो गए कि हम दोपहर में खाना नहीं खा पाए, यानी कि हमने कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नहीं ली। मैंने खाना नहीं खाया यानी कि मैंने रोटी नहीं खाई। जब रोटी नहीं खाई तो यानी कि मेरे अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं गया। जब कार्बोहाइड्रेट नहीं गया यानी कि हमको ऊर्जा नहीं मिली। तो उस टाइम पे ऊर्जा हमको कौन प्रदान कराता है? हमारी बॉडी की ऊर्जा कौन देता है? जो हमारे बॉडी में फैट स्टोर होता है वही हमको ऊर्जा प्रदान कराता है। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया है, कार्बोहाइड्रेट मेरे बॉडी में स्टोर नहीं होता है, वो हमको इंस्टेंट ऊर्जा देता है। मैंने अभी खाया, तुरंत ऊर्जा मिलेगी आपको। लेकिन जो फैट होता है वो आपके बॉडी में कहीं ना कहीं लीवर में स्टोर हो जाता है। वो हमको जब हमको हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है तब फैट हमको ऊर्जा देता है। और आगे देखते हैं, आप देखते हैं क्या विटामिन ए के कुछ स्रोत। उसके पहले और कुछ देखते हैं। पादप से प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के यहाँ पर कुछ स्रोत दिए गए हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपके जो स्रोत दिए गए, ये आपके किसके स्रोत दिए गए? ये आपके प्रोटीन के स्रोत दिए गए हैं। ये देखो प्रोटीन के स्रोत क्या है। जैसे आपका यहाँ पर दिया गया है मटर, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार पेन का। जैसे आपका दिया गया मटर, यहाँ पर चना, मूंग, ये सब आपकी जितनी प्रकार की आपकी दालें होंगी वो सब आपकी प्रोटीन की स्रोत होंगी। यहाँ पर तुअर दाल, आपको अगर दाल शब्द दिख जाए यानी कि वहां से आपको क्या मिलने वाला है? प्रोटीन। राजमा भी आपकी एक दाल है जो कि शहरों में बहुत खाया जाता है। सोयाबीन, सोयाबीन आपकी एक प्रकार की दाल है। यानी कि अगर कोई बीज है उसको बीज से तोड़ने से वो दो भागों में डिवाइड हो रही है। द्विबीजपत्री एक प्रकार से कह सकते हैं। दाल आपकी कैसा पौधा? द्विबीजपत्री है। अगर कोई आपका जैसे ये बीज है, बीज को अगर आप तोड़ रहे हैं बीज से, तो दो भागों में अगर डिवाइड हो रहा है यानी कि सेम पार्ट में दो भागों में डिवाइड हो रहा, तो यानी कि उसको हम लोग द्विबीजपत्री कहते हैं, यानी कि वो जैसे कि दाल है। तो ये जैसे प्रोटीन मिली हमको कहाँ से मिली? हमें पादप से मिली, यानी कि पेड़ पौधों से मिली। तो यह हमारी प्रोटीन कैसी हो जाएगी? पादप से प्राप्त प्रोटीन। किससे? प्रोटीन पादप, यानी कि पादप से प्राप्त प्रोटीन। अब यहीं पर नीचे देख लेते हैं, आपके ये दिया गया है जंतु से प्राप्त प्रोटीन, यानी कि जंतु मतलब जो जीवित जीव जंतु है उनसे प्राप्त प्रोटीन। अब देख लेते हैं आपके जंतु से प्राप्त प्रोटीन। जंतु से प्राप्त प्रोटीन, जंतु से प्राप्त प्रोटीन, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो पीडीएफ तो हम दे ही देंगे। काफी बच्चे पूछते हैं सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ आपको मैंने बता दिया, टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाइए, वहीं पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे जंतु से प्राप्त प्रोटीन आपको कहाँ से मिलेगी? तो आपके जंतु से प्राप्त प्रोटीन आपको पनीर खाने से प्रोटीन मिलती है। मछली खाते हैं, जो मछली का लीवर होता है उसमें आपकी प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। मांस में भी आपको कुछ मात्रा में प्रोटीन मिलती है। अभी सर कहेंगे कुछ लोग ऊपर मांस में आपका दिया गया था क्या? मांस में सर कह रहे बसा होती, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन मेजर आपको याद रखना है कि मांस से आपकी प्रोटीन भी मिल रही है और बसा भी मिल रहा है। जैसे दूध है, दूध से भी हमको प्रोटीन भी मिलती है और कैल्शियम की भी मिलता है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे और प्रोटीन कहाँ से मिलती है? तो हमको अंडों से मिलती है। ये हुई आपकी जंतु से प्राप्त प्रोटीन। और नीचे देख लेते हैं, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि, यानी कि प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर में क्यों पड़ती है, यानी कि प्रोटीन से क्या होता है? अगर प्रोटीन की भरपूर मात्रा ना मिले तो क्या होगा? शरीर का जो ग्रोथ है, हमारा विकास है, डेवलपमेंट, ग्रोथ दोनों रुक जाएगा। क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट कहीं ना कहीं एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, सॉरी डिपेंडेंट है। क्योंकि जब हमारा ग्रोथ होगा तो कहीं ना कहीं हमारा डेवलपमेंट भी होगा। पूर्णतया डिपेंडेंट नहीं है, बट आप इसको डिपेंडेंट ही समझें। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है।
प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि इससे शरीर का हमारा विकास होता है, जो फिजिकली हमारा ग्रोथ होगा वो हमारी प्रोटीन की जब भरपूर मात्रा हम लोग खाएंगे तभी हमारा शरीर क्या होगा, विकसित होगा। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थियां, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी मदद करते हैं। विटामिन का यूज क्या होता है, जैसे विटामिन ए की कमी से क्या होता है, आपकी आई साइड वीक हो जाती है। काफी बच्चों में आपने देखा होगा, आपकी क्लासमेट होंगे वो चश्मे का यूज करते होंगे, यानी कि उनकी आई साइड वीक होती है। अस्थियां यानी कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कौन कौन सी विटामिन ऐसी होती है जो विटामिन हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, विटामिन आपकी डी। इस प्रकार को सभी अभी मैं आपको क्लियर करेंगे। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। बिल्कुल, उनके कुछ केमिकल नेम भी होते हैं जो कि यानी केमिकल नेम यानी कि जो प्रयोगशाला की गई यानी कि प्रयोग किया गया उनका, यानी उन पर लैबोरेटरी में प्रयोग किया गया तब उनका केमिकल नेम भी रखे गए। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी और ई तथा के नाम से जानते हैं। खून का थक्का जमाने वाला विटामिन कौन सा होता है, तो आपका विटामिन के होता है। सबकी अभी चर्चा आपकी नेक्स्ट पेज पर करेंगे। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। जी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपको विटामिन बी का एक समूह होता है जिसको क्या कहते हैं, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। हमारे शरीर की सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों के लिए आवश्यक है। देखो यहाँ पर मेंशन कर रखा है। विटामिन ए आपको कहाँ से मिलता है, विटामिन ए आपको गाजर खाने से मिलता है। कहाँ से मिलता है आपको, भरपूर मात्रा आपको विटामिन ए आपको गाजर में मिलेगा। आम में भी आपका विटामिन ए पाया जाता है। जैसे विटामिन आपका नीचे दिया कि विटामिन सी से रोगों को लड़ने में हमारी मदद मिलती है। बिल्कुल सही बात। विटामिन सी आपको कहाँ पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में, यानी कि जैसे कि आपका नींबू हो गया, आंवला है, और जैसे कि टमाटर भी आपका खट्टा होता है तो विटामिन आपका टमाटर में भी पाया जाता, संतरे में। ये सब आपके विटामिन सी के स्रोत हो जाएंगे। अभी सब आपको नीचे देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आपका दिया गया है क्या, विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विटामिन डी हमारे किसमें सहायता करता है, तो कैल्शियम यानी कि हड्डियों को मजबूत करने में। विटामिन डी के मुख्य स्रोत क्या है, अभी हम बात करेंगे। यानी कि विटामिन डी आपका सर्वाधिक मात्रा में आपका विटामिन डी आपका सर्वप्रथम तो सूर्य से हमको विटामिन डी मिलता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं विटामिन ए के मुख्य स्रोत। अभी तक तो मैं आपको ओरल रूप से बता रहा था, अब यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए आप। विटामिन ए के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में आपका गाजर में होता है और दूध में भी विटामिन ए पाया जाता है। मुख्य आपके दो स्रोत ये हैं, एक तो फर्स्ट हो गया आपका गाजर और सेकेंड हो गया यहाँ से ये यानी कि मछली का तेल। मछली के लीवर में जो तेल पाया जाता है उसमें आपका भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है, मछली का तेल। और आपके पपीते में भी कुछ मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। ये सब हो गए आपके विटामिन ए के स्रोत। यानी कि विटामिन ए के स्रोत के आपको लक्षण क्या देखने को मिलेंगे, अगर विटामिन ए के आपके शरीर में कमी हो जाती है तो विटामिन ए की कमी से आपको लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे। आई साइड जो होगी मनुष्य की वो क्या होगी, वीक हो जाएगी, रात में कम दिखाई देने लगेगा। इस प्रकार के लक्षण आपको विटामिन ए की कमी से देखने को मिलते हैं। अब नीचे देख लेते हैं विटामिन बी के स्रोत। विटामिन बी के स्रोत आपके यहाँ पर दिए गए, यानी कि जैसे आपके विटामिन बी के स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे कि गेहूं है, चावल है, इन सब में आपका विटामिन बी पाया जाता है। यकृत में आपका विटामिन बी पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है गेहूं और चावल में। विटामिन बी की कमी से रोग कौन कौन से आपकी मांसपेशियां क्या होंगी, कमजोर हो जाएंगी। ये सब आपके विटामिन बी के सिम्टम्स हैं अगर आपके शरीर में विटामिन बी की कमी है। विटामिन सी के मुख्य स्रोत देख लेते हैं। आपको बता दिया खट्टे पदार्थों, नींबू, आंवला, मिर्च, टमाटर, संतरा, ये सब आप देख सकते हैं, सभी को मालूम है। विटामिन डी के मुख्य स्रोत की अब बात कर लेते हैं। विटामिन डी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी के मुख्य स्रोत में आप देखेंगे जैसे कि मछली हो गया आपका विटामिन डी के मुख्य स्रोत, अंडा हो गया, कुछ कुछ याद रखना है, जैसे कि आप इसमें विटामिन डी में अंडा याद रख सकते हैं, दूध याद रख सकते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट है, अंडा, दूध, मक्खन। बाकी मिलता तो बहुत सी चीजों से विटामिन डी, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को याद रखना है, अंडा, दूध और मक्खन। आगे देखते हैं। देखिए हमारे शरीर में, हमारा शरीर
बी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी प्राप्त करता है, यानी कि सर्वाधिक मात्रा में विटामिन डी कम कहाँ से मिलती है? हमको सूर्य से मिलती है। यानी कि जैसे इस समय सर्दी पड़ रही, फिर भी हमको 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटे डेली सूर्य में यानी कि सूर्य की रोशनी में बैठना चाहिए। हो सके तो आप सुबह की यानी कि सुबह का योगा का टाइम जो होता है सुबह 6 से 8 के बीच में, उस टाइम पे आप सूर्य की रोशनी में बैठें तो आपकी क्या हो गया, अस्थियां यानी कि हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप सूर्य की रोशनी में नहीं बैठते, अगर सूर्य से प्रकाश में आप नहीं बैठते हैं तो क्या होगा, आपको अभी नहीं समझ में आ रहा, जब आपकी एज 30-40 प्लस जाएगी तब आपको समझ में आएगा। अब जैसे कि और जिससे आपने अन्य पोषक तत्व तो पढ़े थे उसमें आपका आयोडीन हो जाता है। अब देख लेते हैं आयोडीन। आयोडीन आपको कौन कौन से पदार्थ खाने से मिलती है वो देख लेते हैं। आयोडीन आपको कहां कहां से मिलती है? आयोडीन जैसे कि आपको पेन का कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको आसानी होगी समझने में। आयोडीन आपको कहां से मिलती है? आयोडीन आपको पालक खाने से मिलती है। कहां से मिलती है? तो आपको पालक खाने से मिलती है। पालक से आपको आयरन भी मिलता है और आयोडीन भी मिलती है। और अदरक से, ये दो आपके इंपॉर्टेंट हो गए अदरक से। और आपको मिलती तो आपको आयोडीन मिलती तो है समुद्री भोजन से। मुख्य रूप से आयोडीन आपको कहां से मिलती है? आयोडीन मीन्स नमक, आयोडीन युक्त नमक खाइए, या तो आप वहां से आपका आयोडीन की आप मात्रा पूर्ण कर सकते हैं, या तो आप समुद्री भोजन जो होता है, समुद्री भोजन में आपका क्या आ जाएगा जानने की, जैसे कि मछली आप समुद्र वाली मछली खाइए, लेकिन बट ये नहीं तालाब वाली मछली से आपकी आयोडीन की कमी पूर्ण नहीं होगी। आपको समुद्र वाली मछली खानी है, वहां से आपकी आयोडीन की मात्रा पूर्ण हो जाएगी। और आपके केला में भी आपके आयोडीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। किसमें? तो आप नोट डाउन कर लीजिए, केला में। और केला के साथ साथ और स्ट्रॉबेरी में। किसमें? तो आपके स्ट्रॉबेरी में भी आपके आयोडीन पाई जाती है। अब बात करते हैं फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस आपका किसमें पाया जाता है? तो फास्फोरस आपका मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? फास्फोरस का काम क्या होता है? हड्डियों को मजबूत रखना। हड्डियों का मजबूत रखना यानी काम और किसका होता है? तो आप कहेंगे सर कैल्शियम का होता है। तो यानी कि जब कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। तो फास्फोरस भी किसमें पाया जाएगा? दूध में पाया जाएगा। और फास्फोरस किसमें पाया जाता है? तो आपका फास्फोरस पाया जाता है केला में। और किसमें फास्फोरस पाया जाता है? तो आपका फास्फोरस पाया जाता है फलियों में। किसमें? फलियां। और देख लेते हैं अनाज की ब्रेड, यानी जो अनाज खड़ा अनाज की ब्रेड होती है उसमें आपके फास्फोरस पाया जाता है। शरीर का, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। शरीर का 85% जो फास्फोरस होता है वो हमारा कहाँ स्टोर होता है? या तो हमारी बोन्स यानी कि हड्डियों में स्टोर होता है, या तो हमारे टीथ यानी कि दांत में स्टोर होता है। यानी कि 85% जो फास्फोरस है, पूरे बॉडी का 85% फास्फोरस या तो हमारे हड्डियों में स्टोर होता है या तो हमारे दांतों में स्टोर होता है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट मिनरल्स के बारे में, जैसे कि लोहा है। लोहा, आयरन आपका कहाँ पाया जाता है? तो आयरन आपका पाया जाता है कहाँ पर? सेव में पाया जाता है। मुख्य रूप से आयरन आपका कहाँ पाया जाता है? एक मिनट, आयरन बात करेंगे। आयरन आपका कहाँ पाया जाता है? सेव में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है आपका आयरन पाया जाता है नाशपाती में। सेव और नाशपाती में आपका आयरन पाया जाता है। सेव में पाया जाता है और नाशपाती में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? तो आपका सोयाबीन में भी है आयरन पाया जाता है। किसमें? सोयाबीन में। ब्लैक कलर देखने में क्या आप लोगों की दिक्कत हो रही होगी? चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। नाशपाती में पाया जाता है। और किस में पाया जाता है? तो आपका बथुआ में पाया जाता है आयरन। बथुआ में। अब इसमें लोहे में आपको याद कौन सा रखना है? आयरन में आप 2-3 याद रखिए, जैसे कि सेव, यानी जब आप सेव को काटते होंगे पता कैसे करेंगे किस चीज में आयरन है किस चीज में नहीं है? जब आप कोई भी फल वगैरह काटेंगे या सब्जी काटेंगे, अगर आपको उसको काटने से हाथ में ब्लैक कुछ रह जाता है पदार्थ, ब्लैक यानी कि आपके हाथ काले पड़ जाते हैं, यानी कि उसमें आपका आयरन है। जैसे कि आप सेव काटते हैं तो कुछ सेव आप थोड़ी देर काट के रख दीजिएगा तो सेव आपका काला पड़ जाएगा। बथुआ या आप क्या करेंगे? बथुआ या पालक को जब आप काटेंगे तो आपके हाथ में काले पड़ जाएगा।
ये सब आपकी निशानी होती है। जैसे नाशपाती है, नाशपाती को आप काट के कुछ देर के लिए रख दीजिएगा तो आपको नाशपाती आप देखेंगे काली काली सी हो जाती है। अब देखते हैं कैल्शियम के कुछ स्रोत। कैल्शियम के स्रोत कौन कौन से हैं वो आपको सभी को मालूम है। जैसे दूध है, जिसका हम डेली यूज करते हैं, दूध हो जाएगा, अंडा है, पनीर है, दूध, अंडा, पनीर, और टमाटर में भी आपका कैल्शियम पाया जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो स्टोन होती है हम लोगों की किडनी में वगैरह स्टोन होती है, तो स्टोन उस टाइम पे डॉक्टर क्या करते हैं, कैल्शियम वाली चीजें खाने को मना कर देते हैं। तो उसमें आपका टमाटर का भी जिक्र किया जाता है कि आपको टमाटर यानी कि बीज वाली चीज भी नहीं खानी है, टमाटर भी नहीं खानी है। टमाटर, दही और आंवला, दही और आंवला, इन सब चीजों में आपका कैल्शियम पाया जाता है। अब इसमें याद कौन कौन से रखने हैं, कैल्शियम किस में पाया जाता है, तो आप दूध, अंडा, पनीर, ये 3 चीजें इसमें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। और यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। बिल्कुल सही बात, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। चावल और गेहूं में जो भी मोटे अनाज होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है, बिल्कुल सही बात है। बहुत से बिहार वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा क्या खाते हैं, चावल खाते हैं। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर की आहारी रेशों का तथा जल की आवश्यकता हो रही। आहारी रेशे मीन समझ रहे हैं आप, फाइबर युक्त भोजन। कौन से, फाइबर युक्त भोजन, यानी जैसे सलाद है और क्या है, जैसे सलाद है और नाम नहीं याद आ रहा, जैसे कि आप क्या फाइबर में क्या लेंगे, फाइबर में नाम आप क्या ले सकते हैं, सलाद में क्या ले सकते हैं, वो खीरा आता है, जैसे खीरा है और जौ है और क्या ले सकते हैं, और रागी है, जैसे रागी फाइबर युक्त, सबसे अच्छा आपका रागी एग्जाम्पल है। रागी की रोटी आप लोग खाया करिए अपने घर में। रागी की रोटी खाने से क्या होता है, आपको जो गैस की समस्या होती है यानी कि पेट संबंधित जो बीमारी होती है वो आपको नहीं लगेंगी। रुचांश की मुख्य, रुचांश यानी फाइबर की यहाँ जिक्र हो रहा है। रुचांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुचांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व नहीं देते, यानी कि इससे कोई हमको पोषक तत्व नहीं मिलता, बट ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। फिर भी हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुचांश यानी कि फाइबर बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर को सहायता होती है। यानी कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जैसे आपने फाइबर युक्त कोई भी चीज खा ली, सलाद खा लिया 200 ग्राम, उसके आधा घंटे या 1 घंटे बाद जैसे आपने पिज्जा खा लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपने पिज्जा बेसिकली आपको नहीं खाना चाहिए, बट आपने पिज्जा खा लिया फिर भी आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पिज्जा या कोई भी आप बसा युक्त यानी कि ऐसा फूड जो आपको पचाने में दिक्कत देता हो, आप खाना है तो उसके पहले आप फाइबर वाला खाना खा लीजिए थोड़ी देर पहले। उससे क्या होगा, जो खाना आप पचा नहीं पाएंगे उसको भी बाहर निकालने में जो फाइबर है वो आपकी हेल्प करता है। अब देख लेते हैं दालें, मूंगफली, सोयाबीन और अंकुरित बीज, ये क्या है, मूंग और चना, ये सब में दालें हो गई आपकी, ठीक है। किण्वित भोजन, किण्वित भोजन क्या होता है, किण्वित भोजन यानी कि जिस भोजन को किण्वन क्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है, यानी कि जिसको 1 या 2 दिन के लिए पानी में भिगो कर रखा जाता है, यानी उसमें बैक्टीरिया पड़ जाते हैं। जैसे कि किण्वित भोजन के द्वारा क्या बनाया, इडली, आपकी इडली बनाई जाती है चावल की, तो आपकी किण्वित भोजन के द्वारा बनाई जाती है। इसको चावल को क्या करते हैं, शायद मुझे पूरी क्रिया का तो नहीं मालूम है, शायद चावल को पहले कुछ देर के लिए भिगो के रखते हैं, उसके बाद में इडली बनाई जाती है। जैसे आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी और थेपला, अनाज व दालों से बना केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल, पोषक तत्व तो हमको न्यूट्रिशियंस तो हमको सभी से मिलता है। आगे देख लेते हैं संतुलित आहार के बारे में आज जिक्र किया गया। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे हमारा आहार कहते हैं। आप जो अपनी दिनचर्या है, जो आपकी डेली रूटीन में जो भी आप भोजन खाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। बट बेटर तब होगा जब आप सभी चीजें संतुलित मात्रा में डेली यूज करें, यानी कि संतुलित मात्रा में डेली खाएं। यहाँ दिया है, हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप कच्चा भोजन खाएंगे तो उसमें कोई स्वाद नहीं होता, इसलिए हम लोग भोजन को पकाकर खाते हैं।
लेकिन उससे स्वाद तो बढ़ता है, लेकिन कुछ उससे क्या होता है, जब भोजन पकता है तो उससे कुछ पोषक तत्व की हमारी क्या होती है, हानि होती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है तो बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन्स और खनिज की हानि होती है। जैसे कि आप आलू के पराठा खाए होंगे, तो उसके पहले क्या होता है, आलू को बॉयल किया जाता है, आलू को एक पतीले में बॉयल किया जाता है। उससे क्या होता है, आलू के जो छिकला होता है, पहली बात तो छिलके निकाल दिए जाते हैं, छिलके आपके निकाल दिए जाते हैं, उससे काफी पोषक तत्व तो निकल जाते हैं। उसके बाद जैसे कि आपका पालक हो गया, काफी लोग होते हैं पालक को उबाल कर बनाते हैं, यानी कि बॉयल कर कर बनाते हैं। जब पालक को आप बॉयल कर कर बनाते हैं तो उससे क्या होता है, उसका जो पानी होता है बॉयल करने के बाद काफी लोग उसको फेंक देते हैं, उसको फेंकना नहीं होता है, उसको रीयूज कर लीजिए। जब पालक की आप सब्जी बनाएंगे तो उसी में उसको डाल लीजिएगा, जिससे क्या होता है, पोषक तत्वों की हानि नहीं होती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियां सम्मिलित करें? बिल्कुल सही बात है। हम अपने जो भोजन होता है उसमें क्या करें, फल और कच्ची सब्जियां, जैसे कि कच्ची सब्जी के रूप में आप सलाद के रूप में आप जो मार्केट में गोभी आती है, बंद गोभी, जो बंद गोभी को आप काट के सलाद के रूप में खा सकते हैं। ये इसको आप आसानी से, लौकी है, काफी लोग होते हैं कच्ची लौकी को भी खाते हैं सलाद के रूप में, आप इनका जूस भी पी सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पर दिया गया है क्या, अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग क्या होता है, डिफिशियंसी। डिफिशियंसी अब देख लेते हैं। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष, यहाँ पर थे, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की, यानी कि न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है। यदि एक लंबी अवधि तक, अगर यह कमी लंबी अवधि तक रहे तो उससे क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी हो जाएगी, अभावजन्य रोग हो जाएगा, तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। बहुत दिन तक आप जिससे मान लीजिए खाना ही ना खाइए तो आपको कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी, प्रोटीन्स की कमी हो जाएगी, तो आप रोग ग्रसित हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं। जैसे प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, यानी कि वृद्धि का बढ़ना रुक जाना, यानी ये छोटे बच्चों में बहुत से देखा जाता है। छोटे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनमें कभी कभी प्रोटीन की कमी हो जाती है, क्योंकि वो लोग स्टार्टिंग फेज में, जो इन्फेंसी स्टेज में बच्चा होता है, यानी कि इन्फेंसी स्टेज में बच्चा होता है, तो प्रोटीन की उसमें कमी देखने को मिलती है, क्योंकि वो दाल का यूज तो करता नहीं है, कोई प्रोटीन वाली चीजें तो खाता नहीं, सिर्फ माँ के दूध पर आश्रित होता है। तो उसमें क्या होता है, वृद्धि उनकी रुक जाती है, चेहरे पर सूजन आ जाती है, बालों के रंग उड़ जाते हैं, प्रोटीन की कमी से बालों का रंग भी उड़ जाता है, त्वचा की बीमारियां और पेचिश भी हो सकती है आपको प्रोटीन की कमी से। त्वचा की बीमारियां कैसे हो सकती हैं, जैसे कि आपको स्किन में स्किन क्षय होने लगेगी, आपकी स्किन में आपकी व्हाइटनेस आपको नजर आने लगेगी। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी, यानी कि जो बालक है या व्यक्ति है, उसका जो ग्रोथ है वो पूरी तरीके से रुक जाएगा, अगर उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की मात्रा की कमी रही। किसकी, तो आपकी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की मात्रा अगर कमी रही तो उसकी वृद्धि और विकास दोनों पूरी तरीके से रुक जाएगा। सभी अभावजन्य रोगों को रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। हम लोगों को रोज संतुलित आहार के रूप में सभी खाना को खाना चाहिए। काफी बच्चे होते हैं, आपको देखा होगा कि क्या कहते हैं, कहेंगे मैं करेला नहीं खाऊंगा, करेला नहीं खाऊंगी, करेला सही लिखा है, हाँ करेला नहीं खाएंगे। काफी लोग होते हैं जैसे पालक नहीं खाते हैं। सभी चीज खाना चाहिए, जैसे दूध है, ये सब आपके पोषक तत्व इससे मिलते हैं, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। अब पिज्जा खाओगे जैसे तो आप इस तरह हो जाओगे, इस मोटू भाई की तरीके से हो जाओगे। इसका नाम भी लिख देते हैं क्या, मोटू भाई। पिज्जा खाओगे तो मोटू भाई की तरह से हो जाओगे। चलिए आगे देखते हैं और सारणी क्या रखती। चलिए अब आते हैं अपने मेन पॉइंट टॉपिक पे। अब आपका 5 मिनट का टॉपिक बचा है, आप यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले इनके रासायनिक नाम देख लेते हैं। विटामिन ए, विटामिन का पहले रासायनिक नाम देख लेते हैं। आसानी से विटामिन ए आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम का आपका क्या हो जाएगा, तो रेटिनॉल।
क्या है बेटा? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल। विटामिन बी और विटामिन बी1 दोनों का रासायनिक नाम सेम ही होता है। क्या होता है? थायमीन। थायमीन। विटामिन बी और विटामिन बी1 दोनों का रासायनिक नाम सेम ही है। विटामिन सी को क्या कहते हैं? तो आप विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम आपका क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। अब देख लेते हैं इनसे क्या क्या डिजीज होंगी और इनकी क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से क्या हो जाएगा? छीड़ता दृष्टि, यानी कि कम दिखाई देना। कम दिखाई देना या आपको रात में कम दिखाई देना, ये सब आपके लक्षण होंगे। और क्या होगा? आपकी रोशनी आपकी जा सकती है। दृष्टिहीनता हो, यानी कि आपकी रोशनी बिल्कुल भी जा सकती है, ज्यादा विटामिन की कमी हो जाएगी तो। लक्षण क्या क्या हो जाएंगे? कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन बी1 से कौन कौन सा रोग हो सकता है आपको? विटामिन बी1 से बेरी। बी फॉर विटामिन, बी फॉर बेरी, ऐसे इसको याद रख सकते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसके लक्षण कौन कौन से हैं? दुर्बल पेशियां, यानी कि मांसपेशियां होती हैं आपकी कमजोर पड़ जाती हैं और काम करने में ऊर्जा की कमी हो जाती है, यानी कि आपको थकान महसूस होगी। आप कोई काम करने जाएंगे तो आपको थकान महसूस होगी। दिल की भी समस्या देखने को मिलती है। मस्तिष्क कमजोर हो जाता है। कुल मिला के सभी आपका कंटेक्ट कहां से होते हैं? माइंड से। मांसपेशियां कहां से कंटेक्ट है आपके? माइंड से। दिल की समस्या कोई भी आप, यानी कुल मिला के आपके पूरी बॉडी का जो काम करने का सिस्टम है पूरा स्थिर पड़ जाता है, शिथिल हो जाता है। विटामिन सी से आपको स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा? स्कर्वी रोग, यानी कि मसूड़ों से खून आना, घाव भरने में अधिक समय लगता है विटामिन सी से। विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? तो आपके खट्टे पदार्थों में। सबसे बड़ी बात तो ये विटामिन सी आपके शरीर में भी स्टोर नहीं होती, इसको आपको रेगुलर खाना पड़ता है। विटामिन डी यानी कि रिकेट्स नामक आपके बीमारी हो जाती है, आपको डिफिशियंसी हो जाती है। इससे क्या हो जाता है? अस्थियों का मुलायम पड़ जाना, यानी कि अस्थियां आपकी हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। ये बच्चों में देखा जाता है कि बच्चों की हड्डियां काफी बार मुलायम पड़ जाती हैं, यानी कि जो पैर के घुटने होते हैं वो टेढ़े होने लगते हैं बच्चों के। आपको काफी बार देखा होगा बच्चों को, जो घुटने होते हैं वो टेढ़े होने लगते हैं। और इससे क्या होता है? घुटने काफी बार चौड़े भी हो जाते हैं, यानी कुल मिला के इससे हड्डियां संबंधी बीमारी हो जाती है। फिर देख लेते हैं जैसे कैल्शियम है। कैल्शियम की कमी अगर हमारे शरीर में होती है तो उससे क्या होता है? कैल्शियम आप हमारे कहाँ के लिए इंपॉर्टेंट होता है? यानी कि दांत के लिए और हड्डियों के लिए, यानी कि इससे या तो हड्डियों संबंधित बीमारी होगी या दंत क्षय, यानी कि दांतों का गिरना शुरू हो जाएगा। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? आया घेंगा। आयोडीन से आया कौन? घेंगा। घेंगा को गायटर भी कहते हैं। तो इससे क्या होता है? गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, यानी कि बच्चों में मानसिक विकलांगता। काफी बार आपने क्या देखा होगा? जैसे यहाँ से बच्ची समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा हो गर्दन में यहाँ पर थोड़ा स्वेलन टाइप की आपने किसी को देखी होगी। इस प्रकार से गले में सूजन आ जाती है, किसी की गांठ प्रकार की हो जाती है। ये सब आपके आयोडीन की कमी से घेंगा नामक एक रोग हो जाता है। जैसे लोहे की कमी से क्या हो जाता है? आपकी लोहे की कमी से बाल, जैसे यानी आयरन की कमी से क्या हो जाता है? त्वचा पीली पड़ जाती है आपकी। क्या हो जाती है? त्वचा का पीला होना। ये आपकी क्या आयरन आप लोग बहुत मेजर पॉइंट मत समझिए, आयरन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी के लिए। जैसे आयरन की सबसे बड़ी समस्या आपको जो फीमेल्स में देखने को मिलती है, जो उनका पीरियड्स में होता है, ब्लीडिंग की मात्रा आपकी इंक्रीज हो जाती है। और क्या होता है? जैसे बाल का झड़ना। जैसे बहुत से बच्चों में आपको देखा होगा कि 20 से 25 साल की उम्र में हो पाते हैं, जैसे कि आपका बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो आपने ये समस्या किसकी कमी से होती है? आपकी आयरन की कमी से होती है। तो आयरन आपको भरपूर मात्रा में कहाँ से मिलेगी? अभी आपको थोड़ी देर बताया था पहले आयरन कहाँ से मिलती। तो आपको डेली क्या खानी है? आपको पालक खानी है। आयरन आपको कहाँ से मिलेगी? तो आपको पालक और बथुआ। जैसे इस समय सीजन चल रहा है सर्दी का, आराम से खाइए पालक, बथुआ और नाशपाती, सेव।
इन सब चीजों में आपको आयरन मिलेगी। और देखते हैं सारांश, अच्छा पूरे चैप्टर का, इसको भी एक बार 2 मिनट में नजर डाल लेते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। जैसे हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम, जैसे कौन कौन से मुख्य पोषक तत्व हमने आज पढ़े हैं। कार्बोहाइड्रेट मैंने पढ़ लिया कहाँ कहाँ से मिलता है, प्रोटीन भी पढ़ लिया मेरे कहाँ से मिलता है, जंतु से कैसे मिलता है, पादप से प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है मैंने सब पढ़ लिया है, विटामिन से भी पढ़ लिए, खनिज लवण भी पढ़ लिए। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा आहारी रेशे पढ़ लिए और जल भी पढ़ लिया। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा देता है, बिल्कुल सही बात, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट की बदौलत ही हम लोग जीवित होते हैं। जो मैं अभी बोल रहा हूँ मेरे ये कार्बोहाइड्रेट वाली एनर्जी, क्योंकि मैंने अभी दोपहर में खाना खाया था, उसी की एनर्जी से मैं अभी बोल पा रहा हूँ। अगर मैं 3 दिन से खाना ना खाता तो वो कौन सी एनर्जी होती, वो हमारी फैट यानी कि जो हमारी वसा हमारे शरीर में संरक्षित है उसकी एनर्जी से हम बोल पा रहे होते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा प्रदान करने की सहायता करते हैं, बिल्कुल विटामिन से हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए क्या होती है, उनको क्षमता मिलती है। जैसे कि विटामिन से अगर आप भरपूर मात्रा में खाते रहेंगे तो आपकी बीमारियां कम लगेंगी, नहीं तो विटामिन से अगर कम मात्रा में खाएंगे तो आपको बीमारियां कहीं ना कहीं घेरे रहेंगे। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों का पर्याप्त रुक्षांश यानी कि फाइबर और जल युक्त मात्रा में उपस्थित होते रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग तथा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। चलिए ये तो रही आपकी एनसीईआरटी, ये आपकी होती है क्लास फर्स्ट प्रस्तावित परियोजना। इससे आप चलिए अभ्यास भी करवा दें क्या? चलिए आज मैं अभ्यास करवा देता हूँ, बाकी कल से आप लोग बताना है इस एक्सरसाइज को करवाना है या इसको स्किप कर देना है, क्योंकि अगर एक्सरसाइज को करवाएंगे तो क्लास थोड़ी लंबी भी हो सकती है। अगर एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे तो आपकी 40 से 45 मिनट की क्लास रहेगी, अगर एक्सरसाइज करवाएंगे तो आपकी क्लास 1 घंटे भी जा सकती है। चलिए इसको जल्दी से देख लेते हो, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इस एक्सरसाइज मेरे को करवानी है या आप लोग चैप्टर पढ़ने के बाद खुद ही कर लेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे कि इसमें दिया गया है हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए, ये तो आप लोग लिख ही सकते हैं मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, ये सभी हो गए। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर में होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हमारे शरीर में जो होते हैं वो कौन कौन से होते, तो आपके हो गए कार्बोहाइड्रेट, कौन से, कार्बोहाइड्रेट हो गए और फैट हो गई। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं, कौन कौन से आवश्यक हैं, प्रोटीन, जैसे कि आपके प्रोटीन हो गए, खनिज जो मिनरल्स जितने भी हैं आपके हो गए, आयरन है। वह विटामिन जो हमारे अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है तो आपका हो जाएगा विटामिन ए, विटामिन ए। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, सभी को पता है, विटामिन डी। एंड और क्या विटामिन डी हो गया आपका, और कौन कौन से, और आपका कैल्शियम हो जाएगा। ऐसे तो खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि प्रचुर मात्रा में पोषक किस में पाया जाता है, तो आपका वसा में पाया जाता है और प्रोटीन में पाया जाता है। 1-2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी इसमें हम स्किप कर देंगे। चलो अभी आप पढ़ लेते हैं। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। केवल शब्द लगा यहाँ पे, केवल चावल खाने से क्या पोषक तत्वों की आवश्यकता का पूर्ण कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। संतुलित आहार खाकर अभाव जन्य रोग यानी कि डिफिशियंसी की रोकथाम की जा सकती है संतुलित आहार खाकर, बिल्कुल सही बात है। आप संतुलित आहार खाइए, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी आपके शरीर में, और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपकी उच्च स्तर पर होगी और आपको बीमारियां भी कम लगेंगी। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, केवल मांस पर्याप्त है, बिल्कुल गलत। सभी चीजें खानी चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। शरीर के नाना प्रकार यानी कि विभिन्न प्रकार, जैसे फल है, फ्रूट्स है, अचार है, दूध है, दही है, सभी होने चाहिए। अब आ जाते हैं ये फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि डाट विटामिन के अभाव से होता है। किसके अभाव? विटामिन डी के अभाव से कौन सा रोग हो जाता है आपका? तो रिकेट्स।
नेक्स्ट पूछा गया है खा नंबर डाट डाट की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। ये आपका हो गया SW का क्वेश्चन। ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। कहाँ बताना है, कमेंट करके बताना है। कौन पांचवें का है खा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का बी, उसके बाद में आप अपना आंसर लिख सकते हैं। आप लोग आंसर लिखिएगा, जिसका आंसर सही होगा इसको मैं लाइक कर दूंगा आंसर को। आप लोग समझ जाना आपने आंसर सही किया है। डाट डाट की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। किसकी कमी से, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है। विटामिन सी के अभाव से कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन सी से स्कर्वी। इसको कैसे याद करेंगे, सी ऐसे लिखो, सी हिंदी में लिखो, सी लिख लिया, सी बराबर ऐसे आपने लिखा हिंदी में सी लिखा। इसको आप इसको यहाँ पे इरेज कर दीजिए, यहाँ से स्कर्वी कर लीजिए। इस तरह आप इसको हिंट्स में याद कर सकते हैं। सी हिंदी में लिखेंगे, उसको यहाँ से नोट डाउन करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ से आप स्कर्वी इस तरीके से हिंदी में याद कर सकते हैं, सी से स्कर्वी। हमारे भोजन में क्या अभाव से रतौंधी किससे हो जाता है, तो आपके विटामिन ए की कमी से। कौन सा विटामिन, तो आपका विटामिन हो जाएगा ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। देखिए 5 से 7 मिनट आपका एक्स्ट्रा हो गया क्लास, क्योंकि मैंने आपको एक्सरसाइज भी करवा दी। अगर एक्सरसाइज नहीं कराएंगे तो 5-7 मिनट भाई जल्दी क्लास हो जाएगी। अब आप लोग कमेंट करके बताना है नेक्स्ट क्लास से एक्सरसाइज करवानी है या नहीं करवानी है। ये आपका पहला चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया। इसी तरीके से आपके जो भी 11 चैप्टर हैं वो आपके कंप्लीट करवा देंगे। फिर आप कोई भी एग्जाम में बैठ जाइए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां पर आपकी साइंस आती हो, इवन दो क्लास 6 से 8 वाली, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो जाए तो हमारे पास आ जाना, कॉलर पकड़ लेना, भैया मेरे पास ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा कहाँ से। आपने कहीं ना कहीं पढ़ने में क्लास सही से नहीं ली होगी, तभी नहीं आपको क्वेश्चन मिलेगा, वरना आपको क्वेश्चन सब यहीं से मिलेंगे। चलिए अब लास्ट तक अगर वीडियो को देखा है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सेशन को लाइक कर दीजिए। और सब्सक्राइब के लिए मैं बोलता नहीं हूँ, सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब खुद ही कर देंगे, हमें इतना विश्वास है आप लोगों पे। चलिए सेशन यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। भारत माता की जय।